ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये यूपीएससी रैंक 1 इशिता किशोर मैम की कॉपी है, जिससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी उनका 2 शॉर्ट आंसर देखेंगे और उससे सीखेंगे कि भाई बीपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ रहा है 8 नंबर का या 7 नंबर का, तो वो कैसे लिखना है। मतलब एक अच्छा आंसर कैसा होगा जब आपको पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे लिखने हैं। मतलब आपके पास 38 मार्क्स में जब आप 4 से 5 पेज, इवन कि 6 पेज तक अगर आपके पास कंटेंट हो तो लिखते थे, लेकिन जब आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं तो आपको 1.5 पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में, चूंकि ये यूपीएससी का कॉपी है, विजन आईएएस का अभ्यास का कॉपी है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का होता है और ये 150 वर्ड में लिखना है तो लगभग 2 पेज चला जाता है। बट अदरवाइज जब बीपीएससी में हमें लिखना है तो 8 और 7 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इससे बेहतर लर्न करने के लिए, मतलब टॉपर्स कॉपी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है मार्केट में। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी और आई एम नॉट अगेंस्ट समबडी, बट ये है भाई कि आंसर राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और आंसर राइटिंग को उस तरह का हुआ बना दिया गया है जिस तरह का हुआ आप एक तरह से कह सकते हो कि नेशनल मूवमेंट के समय अलग अलग चीज़ों को लेके बनाया जाता है ताकि बस बस अब स्वराज आने वाला है, जबकि हम जानते थे कि स्वराज आते आते 1947 हो जाएगा, है ना। मतलब टाइम लगेगा, इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये मतलब कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। तो आंसर राइटिंग के साथ भी वही है, कोई 5 दिन 7 दिन में आप आंसर राइटिंग नहीं सीख जाएंगे। इफ समबडी इज प्रॉमिसिंग यू दैट you will learn the art of answer writing overnight or in 4 5 6 7 days, then they are misguiding you from their bottom of heart। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका है रोज 1-2 आप टॉपर्स का आंसर देखिए, समझिए कि उस टॉपर ने कैसे आंसर लिखा है। उसको एग्जैक्टली हूबहू कॉपी नहीं करना है, बट उस फिलॉसफी को समझना है। जैसे एक फिलॉसफी क्या है आंसर का, ठीक है। इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये कॉपी जो इशिता मैम की है, ये कॉपी है 27 अगस्त 2022 की, है ना। और मेंस जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, तो एग्जाम से 20 दिन 15 दिन पहले की कॉपी है। तो ये क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि इस समय तक इनकी जो आंसर राइटिंग है वो कॉन्सोलिडेट हो चुकी होगी, ठीक है। मतलब एग्जाम से 20 दिन पहले तक जो भी इन्होंने 1-1.5 साल 2 साल 3 साल थर्ड अटेम्प्ट में इनका हुआ, तो जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कॉन्सोलिडेट हो चुका है। तो जो इनका जो बेस्ट आंसर है, आप कह सकते हो कि वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब इससे लर्न करना, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। प्लेटफॉर्म मतलब कि जो टॉपर्स का कॉपी होता है, आप डाउनलोड करें, चाहे विजन आईएएस पे फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट पोर्टल, या फिर फोरम आईएएस का या किसी भी कोचिंग का। बट कुछ बातों का बस खाली ध्यान रखना है कि जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ है एग्जाम से जस्ट 1-आध महीने पहले की कॉपी को देखिएगा। सारे कॉपी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पुराने कॉपी भी अपलोडेड होते हैं। सेइंग दैट, तो अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना बोले तो आप लोग करेंगे नहीं, है ना। और अपना मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी बेसिक्स, ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारा रेगुलर अपडेट दिया जाता है। तो खैर, ये सवाल है कि हाईलाइटिंग द इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट है, इसको हाईलाइट करना है कि इसका इमरजेंस कैसे हुआ, एंड डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट का इमरजेंस पार्ट 1 क्वेश्चन का ये हुआ, इसको हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस हाईलाइट कर देना है। एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो आंसर का फिलॉसफी होता है, जो बेसिक फिलॉसफी है, जो हर किसी को फॉलो करना था, वो क्या होता है? आंसर का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, किसी भी घर का स्ट्रक्चर। जैसे हम घर बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पिलर पे खड़ा करना है, प्लिंथ देना है, लिंटर देना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना। रेक्टेंगुलर घर बनाना है या फिर किस शेप में, स्फेरिकल शेप में बनाना है, ऊपर में डोम बनाना है या फ्लैट सरफेस रहेगा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हर किसी के आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप पुराना कोई भी बिल्डिंग उठा के देखिए, राजा महाराजा का भी, तो किला बनाना, तो किला का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई एक बाहर में दीवार होगा और अंदर में फिर अलग अलग बिल्डिंग्स होंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर अपना क्या है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद फिर बॉडी आता है, ठीक है। अब बॉडी में क्या करते हैं? जो सवाल पूछा गया उसको आंसर करते हैं। अब यहाँ पे सवाल में 2 पार्ट हमने देखा कि एक इमरजेंस पूछा था और दूसरा कंट्रीब्यूशन पूछा था, इमरजेंस एंड कंट्रीब्यूशन। तो बॉडी में आपको देखिए 2 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट आपको इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट मिला, पॉइंट्स लिख दिए गए यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट है जिसमें कि कंट्रीब्यूशन लिखा गया है। आप पूरा कॉपी को अगर देखें ऐसे तो कंट्रीब्यूशन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये बॉडी का दो पार्ट हो गया जहां पे क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया गया। अब आता है तीसरा फिलोसॉफिकल पार्ट, दैट इज दिस कंक्लूजन। कंक्लूजन 2 लाइन का हो, 1 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, बट कंक्लूड करना है अपनी बात को। जब हम कहते हैं तो बात को पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। अब जो बोलने वाले हैं उसको बोल देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया। उसके बाद अब बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है अब चलते हैं, अब आगे फिर बात किया जाएगा। तो यही फिलॉसफी होता है आंसर का। जो किला बनाया गया, किला के अंदर अलग अलग बिल्डिंग बनाया गया, ठीक है। तो किला बनाना, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना और उसके अंदर छोटा छोटा बिल्डिंग, अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मिलिट्री बिल्डिंग, है ना, खाना बनाने वाला बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग बनता था। अब होता क्या है कि अंदर का जो चीज़ है ना वो अलग अलग हो सकता है कि कोई व्हाइट मार्बल से बनाए, कोई रेड सैंडस्टोन से बनाए, कोई अलग स्ट्रक्चर में बनाए, कोई जो है ना छतरी सिस्टम वाला बनाए, कोई डबल डोम बनाए लोधी सिस्टम जैसा, कोई सिंगल डोम बनाए, कोई आर्च शेप में बनाए, कोई प्लेन एकदम ऐसा रखे दरवाजा को, और कोई इसी को आर्च शेप दे दे, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। तो हर टॉपर का जब आप कॉपी देखेंगे ना तो वो अलग दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे बिल्डिंग को ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से बनाया जाता है कि जो ठंडी जगह है तो वहाँ अलग तरह से बिल्डिंग बनाएंगे, जो गर्म जगह अलग तरह से बनाएंगे। तो उसी तरह से आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से टॉपर्स की कॉपी को देखिए और आप देखिए कि आपको कौन सा कॉपी जो है ना वो आपके टेम्परामेंट से ज़्यादा मैच कर रहा है। आप उस तरह का आंसर लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो आप देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन्वॉल्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, whose sacrifices ensure our trust with destiny 1947, ठीक है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई भाई कि वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है उसका इमरजेंस और कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। तो इसी के साथ मतलब ये जो है ना बहुत सारा जो सेक्शन है जिसने नेशनल मूवमेंट में सैक्रिफाइस किया है उसमें से एक ये है, ठीक है। तो नॉट अ वेरी ग्रेट इंट्रोडक्शन, बट जब आप एग्जाम लाइक कंडीशन में लिखते हैं ना और आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन नहीं है तो फिर ये इंट्रोडक्शन लिखना भी अपने आप में ग्रेट है, ठीक है। कि भाई 1 2 3 3.5 लाइन में बातों को खत्म कर दिया गया, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ, बढ़िया सुंदर देखने में लग रहा है, और एक कोट यूज कर दिया गया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। तो ये इस इंट्रोडक्शन को बहुत खूब बनाता है। वैसे अगर आपको जज करना है तो आप बस ये पढ़ के बोले कि हाँ कौन सी खास बात लिखी गई है, लेकिन जब आप एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं तो ये बहुत खास हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई सी इज टॉपर, ठीक है। इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास, इमरजेंस के लिए लिख दिया गया, ठीक है। रीजन बताया गया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है, कि पहले एक्सक्लूडेड थे, मॉडरेट जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो एक्सक्लूडेड रखे इनको वर्किंग क्लास को। अब उसका रीजन क्या है भाई, उसका रीजन है कि कैपिटलिस्ट क्लास को नुकसान हो जाता अगर वर्किंग क्लास मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता। वर्कर्स को अगर ज़्यादा वेज देना है तो जो फैक्ट्री का ओनर है उसको नुकसान होता, और ये कैपिटलिस्ट क्लास और मॉडरेट जो थे आप कह सकते हैं कि दोस्ती थी इनके बीच में, तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता according to moderates, and that's why they were not incorporating the working class movement in national movement as they should have been done. लेकिन गांधी जी जब आते हैं तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो करते हैं और वहां से इनका इंक्लूजन हो जाता है। तो ये एक पॉइंट लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, फिर एक पॉइंट लिखा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, फिर एक एग्जांपल दिया गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, और फिर अगेन आगे यहाँ पे कहीं पे एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या करता है, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया उस बात को सब्सटैंशिएट कर देता है। फिर कोई बात लिखा गया उस पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है 3 पॉइंट उधर लिख दिया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनाइटेड अंडर द लीडर्स एंड इंश्योर अ मास स्ट्रगल, ठीक है, वर्कर्स जो यूनाइट हो गए और मास स्ट्रगल को इंश्योर करते हैं। कैसे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सीडीएम 1930 में। एग्जाम्पल, लाला लाजपत राय वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड दीवान चमन लाल वाज सेक्रेटरी, ठीक है। तो अगेन पॉइंट है, एग्जाम्पल है, अप्रोच ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन एज गांधी जी एम टू ब्रिज द क्लास डिवाइड, एग्जाम्पल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ गया, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं सिंपल पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है और उसको सब्सटैंशिएट कर दिया गया है। तीसरा, नॉन कॉपरेशन विद ऑपरेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय ब्रिटिश कंपनीज रिड्यूस देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद लिमिटेशंस भी बता दिया गया, ठीक है। बॉडी में देखिए तीसरा पार्ट जो नहीं पूछा गया था, ठीक है, तो नहीं पूछा गया था इसलिए इसको इतने में खत्म कर दिया गया। हालांकि बीपीएससी में जो 7 नंबर और 8 नंबर का है उसमें ये लिवरेज भी हमारे पास नहीं रहेगा तो आप ये नहीं लिख पाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स तो आप समझ सकते हैं कि जो पूछा गया और थोड़ा सा लिमिटेशन भी बता दिया भाई, एरो देके बता दिए कि इंटरनल डिवीजन जो है उनका डिवाइड हो रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहा है एंड ईजिली ल्यूड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो बस 2-3 तो ये लगा कि हाँ चलो आपको लिमिटेशंस भी पता है।
इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे एग्जामिनर देता है नंबर। येट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन अनपैरेलल्ड, लिमिटेशंस है, येट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन अनपैरेलल्ड इन सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस एज दे फॉर्म द बेस ऑफ द स्ट्रगल। उन्होंने स्ट्रगल का बेस तैयार किया। वी ओ आवर आजादी का अमृत महोत्सव टू देम। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखें कि पॉइंट्स, एग्जाम, स्ट्रक्चर आपने देखा, स्ट्रक्चर में जो पूछा गया वो बता दिया गया और लिमिटेशंस बता दिया गया। और एक जो चीज आपको गौर करनी थी यहाँ पे कि आजादी का अमृत महोत्सव, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतनी बार इसको देखते हैं, तो इसको यूज कौन करेगा? करेंगे ना। अब देखिए यही फ्यूचरिस्टिक जो कंक्लूजन है, और उसको कंक्लूड करने के लिए ऐसे ही बस खाली बातें नहीं बनाए, एक अच्छा सा कोट यूज किया, एक अच्छा सा कीवर्ड यूज किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं वो ऐसे ही नहीं मना रहे हैं, इसके लिए बेस तैयार किया गया था। ठीक है, और वो किसने किया था? सभी ने किया था, सारे सेक्शंस ने मिलकर किया था, उसमें से एक वर्किंग क्लास भी था। तो ये बहुत खूबसूरत आंसर हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंट्स हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर आपने देखा। स्टार्टिंग में भी ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, देखिए यहां पे कीवर्ड यूज किया गया। तो इंट्रोडक्शन में एक कीवर्ड, कंक्लूजन में एक कीवर्ड, और हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल। ठीक है, बॉक्सिंग जो आप बात बोलने वाले हैं, और जो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन। बॉक्सिंग जो आपका सब हेडिंग है, उसके बाद फिर अंडरलाइन। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन आंसर हुआ। और इसी तरह से हमें बीपीएससी का शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक और क्वेश्चन अगर आप चाहें तो हम लोग देख लें कि डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन अ सेंस अ कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। गांधी जी का पॉलिटिक्स जो है वो तिलक का पॉलिटिक्स का कंटिन्यूएशन था। ये हमने स्मृति मिश्रा मैम के भी कॉपी से देखा था, जो पिछला वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख लें उसको। और उसके अलावा बीपीएससी बेसिक्स पे और भी बहुत सारे ऑसम वीडियोज हैं, जैसे बीपीएससी को लेके साइंस का बड़ा हल्ला मचा रहता है, तो साइंस का प्लेलिस्ट आप जाइए, देखिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी मोर देन हैप्पी कि ऐसा वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बीपीएससी के लिए नहीं मिलने वाला है, आई एम डैम श्योर। ठीक है, और बहुत लोग को डाउट होता है यार कि वो पूछते हैं कि आपने क्या किया है, क्या आप पढ़ा रहे हो। तो आई थिंक कि आपको पहले मेरा कंटेंट देखना चाहिए और उसके बाद इस बारे में पूछना चाहिए। आई एम नॉट शाइंग अवे कि मुझे अपना बताने में क्वालिफिकेशन कि मैंने क्या किया, बीपीएससी दिया, यूपीएससी दिया, आई एम नॉट शाइंग अवे, बट आई थिंक दैट कि एक अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, देन आई विल डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी, दैट हु आई एम एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। ठीक है, गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन अ सेंस कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक। स्मृति मिश्रा मैम की भी कॉपी देखिएगा और दोनों का आंसर भी कंपेयर कीजिएगा। फिलॉसफी ऑफ आंसर राइटिंग, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी जो भी बोलना है। ठीक है, बॉडी जो भी बोलना है, एंड देन कंक्लूड योर स्टेटमेंट। यू सी दैट इन एवरी आंसर यू विल सी दिस कंसिस्टेंट फिलॉसफी कि इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का जो आर्ट है ना, वो पार्ट वाइज सीखना होगा कि इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। ठीक है, ये सीख लेना है। कंक्लूड कैसे कराएंगे, ये सीख लेना है। फिर सीखना है कि बॉडी को कैसे अलग करेंगे। अगर 10 नंबर का 2 सवाल पूछा गया, 3 सवाल पूछा गया, जैसे यहाँ 10 नंबर का है, 2 पार्ट में सवाल पूछा गया। डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन अ सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। कंटिन्यूएशन है, ठीक है, तो कंटिन्यूएशन है, तुम अग्री करते हो कि नहीं? तो कुछ तो कंटिन्यूएशन होगा और कुछ डिसकंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, तो बॉडी का देखिए 2 पार्ट हो गया, तो ये आपको यहाँ पे सीखना था कि 2 पार्ट में बॉडी को डिवाइड करना है। अब जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधे बॉडी में कंटिन्यूएशन लिखेंगे और आधे बॉडी में डिसकंटिन्यूएशन लिखेंगे। यू सी, है ना, एकदम एग्जैक्टली बांटा गया है। और फिर जितने में कंक्लूजन लिखा गया है यहाँ पे, आप देखिए कि लगभग उतना ही एरिया में यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो दिस इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग विच यू विल नॉट लर्न ओवरनाइट। यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, यू विल हैव टू सीक फॉर सम गुड गाइडेंस। मतलब वो ऐसा ही नहीं कि यूट्यूब पे आके हवाबाजी कर दी और कुछ भी बोल दिया और बोल दिया कि आंसर लिखना सिखा देंगे, और फिर वही टेस्ट सीरीज और तामा झामा बाकी जो चलता है। एंड कितना ही बोले यार इस बारे में, हम खुद ही इस चीज़ के शिकार हुए हैं, तो मतलब क्या बोला जा सकता है। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर हार्ड एंड मनी। ठीक है, तो देखिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सॉ द डिफरेंट अप्रोच ऑफ वेरियस लीडर्स विद द कॉमन एजेंडा ऑफ स्वराज। देखिए, कंटिन्यूएशन का बात हुआ, क्या इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई डिफरेंट अप्रोचेस था बट एजेंडा कॉमन था, दैट वाज स्वराज, सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इस पर नहीं जाना है कि स्वराज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि गांधी के लिए स्वराज अलग था, तिलक के लिए अलग था, नेहरू जी के लिए स्वराज अलग था, टैगोर के लिए स्वराज अलग था। ठीक है,
कुछ सिमिलैरिटी भी थी, लेकिन मतलब फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस था स्वराज को लेके। बट अब उतना डीप में जाके आपको नहीं बोलना भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूएशन पूछा, हम बोल दे कि हाँ भाई डिफरेंट अप्रोच हो सकता है लीडर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का, बट दे ऑल हैव कॉमन एजेंडा ऑफ स्वराज। वेरी मतलब कि वेल रिटन इंट्रोडक्शन, 3 लाइन में बड़ी बात बोल दी। गांधीयन पॉलिटिक्स एज कंटिन्यूएशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर जो पूछा गया डायरेक्ट, गांधीयन पॉलिटिक्स एज अ कंटिन्यूएशन टू तिलक। ठीक है, पहला क्या है पॉइंट, एक्सेप्टिंग रिलीजन, बोथ वेयर रिलीजियस। ठीक है, गांधी जी भी वही वैष्णव जन तो तेने ही कहिए जो नहीं जाने पीर पराई, और तिलक भी थे तो क्या करते थे, गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल था और शिवाजी फेस्टिवल था। ठीक है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए करते थे। गांधी जी का भी रिलीजन से बहुत लगाव था। गांधी जी मतलब पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाहते थे कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अ मैकेनिकल थिंग बट इट शुड बी स्पिरिचुअली प्योर एंड इट शुड बी स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। क्योंकि अगर स्वराज हमें चाहिए तो स्वराज जो है वो मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर में आना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल स्वराज भी चाहिए। ठीक है, तो खैर वो एक अलग मतलब कि वो है। बट रिलीजन को लेके देख लीजिए कि रिलीजन में दोनों थे तो दोनों का लिख दिया गया, सिंपल सी पॉइंट है, और एग्जांपल दे दिया गया। स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन वाज हेल्ड बाय बोथ, दोनों की भाई स्वराज तो चाहिए। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ मासेस, देखिए तिलक जो था, तिलक जो थे वो मासेस को सबसे पहले उन्होंने ही पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई मास पे भरोसा है, और इसीलिए वो गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल करते थे कि मासेस को मोबिलाइज करना है। इसके पहले मॉडरेट्स जो थे वो मासेस पे ट्रस्ट नहीं करते थे, दे वेर एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, और वो सिर्फ वही एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ही सीमित थे। उनका कहना था कि अभी लोग जो है मास जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी इनको नहीं जगा सकते हैं तो शहर तक ही रखते हैं लिमिटेड। लेकिन तिलक का कहना था कि नहीं, सबको जगाना है। तो वही है कि मासेस को दोनों इंक्लूड कर रहे थे। तिलक क्या किए, होम रूल लीग बनाए। गांधी जी क्या किए, मास स्ट्रगल अपना शुरू किए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, और इससे भी पहले चंपारण मूवमेंट हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, और खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों क्या है, इसमें मासेस को मोबिलाइज किए लोकल लेवल पे, और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर सक्सेसफुली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है वो अप्लाई करते हैं। तो गांधी भी मास स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहे थे, तिलक भी कर रहे थे, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, पॉइंट्स लिखे, एग्जाम्पल दिए। गांधी जी एज्यूम्ड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग से भी दोनों जुड़े हुए थे तो कंटिन्यूएशन था। ठीक है, और होम रूल लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में लेके आ जाते हैं। 4 पॉइंट। अब यहां से बॉडी का दूसरा पार्ट, हाउएवर गांधीयन पॉलिटिक्स हैड स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम तिलक, स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम तिलक। क्या डिफरेंस है, पॉइंट ऑन इश्यूज ऑफ कम्युनल हार्मोनी। गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, और तिलक जो है वो अगेंस्ट थे कि खिलाफत इशू को जो है वो नेशनल मूवमेंट में न लाया जाए, है ना, खिलाफत इशू को कांग्रेस के फोल्ड में न लाया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फोल्ड में न लाया जाए, जो अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। बट गांधी का कहना था कि इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं वो नहीं खेल पाएंगे, अदरवाइज अगर खिलाफत पर हम ध्यान नहीं देंगे तो डिवाइड एंड रूल कर पाएंगे। बट तिलक जो थे वो डिसएग्री करते थे इससे। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट हो गया। तिलक इन 1916 फोकस्ड ऑन स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज, स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज की बात करते थे इनिशियली। देखिए तिलक का भी 2 फेज है। ठीक है, तो वो कभी जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अपने इनिशियल फेज में तिलक जो है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन जब 1914 में जेल से आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला होता है, तो उसके बाद फिर वो ना थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं, और इसलिए होम रूल लीग की स्थापना करते हैं कि भैया हमको फुल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, होम रूल तो कम से कम दे दो, सेल्फ रूल तो कम से कम दे दो, वी विल रूल स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज। ठीक है, ये तिलक का कहना था। बट गांधी अभी नया नया आए थे 1915 में। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्साइटेड थे, बोले कि पूरा स्वराज चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस हो गया। तिलक वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिशर्स को कौन अधिकार देता हमको रिफॉर्म करने का। ठीक है, तो ये तिलक का आइडिया था। बट गांधी जी तो थे कि भाई रिफॉर्म कहीं से आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय का था कि रिफॉर्म कहीं से आए, जैसे एग्जांपल सती। ठीक है, तो ये पीछे की बात है। गांधी एम्ब्रेस्ड ब्रिटिश कॉन्सेशंस की, भाई ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर रिफॉर्म हो रहा है तो। इसके अलावा और 1-2 पॉइंट लिखा जा सकता था, जैसे वही सोशल रिफॉर्म वाला ही पॉइंट है। तो तिलक जो थे वो उनका मानना था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म करो और सोशल रिफॉर्म की बात बाद में करेंगे, जबकि गांधी जी का था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, है ना, इंडिविजुअल रिफॉर्म, सोसाइटी का रिफॉर्म, सब कुछ साथ में चलेगा। सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी लेके क्या करेंगे अगर हम सोशल आज़ादी नहीं मिलेगा हमको तो। ठीक है, इकोनॉमिक आज़ादी नहीं मिलेगा तो इस बात पे भी डिफरेंस था। तो ओवरऑल देखिए बॉडी में हर चीज़ को यहाँ पे एड्रेस कर दिया गया है। अब पॉइंट्स देखिए, किसी कोई और टॉपर का आप देखेंगे तो एक आध पॉइंट अलग होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि आंसर में हर चीज़ को एड्रेस किया गया कि नहीं। तो एवरीथिंग इज एड्रेस्ड वेरी वेल है। और उसके बाद एक खूबसूरत कंक्लूसिव स्टेटमेंट,
कि as towering leader of Indian freedom struggle, their contribution has been monumental in स्वराज फॉर द मासेस एंड आर रेलिवेंट इवन फॉर न्यू इंडिया। अगेन देखिए एक फ्रेज, न्यू इंडिया @75, स्वराज फॉर द मासेस। यहाँ पे आप लिख देते हैं कि भाई आज़ादी का अमृत काल हम लोग मना रहे हैं, तो वी आर इंडेप्टेड टू तिलक एंड गांधी एंड मेनी मोन्यूमेंटल लीडर्स लाइक देम एंड टू सेलिब्रेट आवर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग ऑन मून एंड मार्स। ठीक है, वी आर इंडेप्टेड टू तिलक एंड गांधी। तो ये जो करंट में चल रहा है उसको पिरो दिया गया भाई किससे? पास्ट से, कि जो उन्होंने करके दिया हमें उसी के बेसिस पे हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंक्लूजन, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है आंसर। तो इस वीडियो में अगर आप अंतिम तक बने रहे तो यू आर मतलब स्मार्ट, है ना। वैसे तो लोग 2 मिनट में छोड़ के निकल लेते हैं। तो आपने 2 आंसर देखा कि कैसे लिखा जाता है। अगर आपको डर लग रहा है देख के, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिता मैम अगर अपना पहला आंसर दिखा दें कि वो उन्होंने पहला जब एकदम लाइव का पहला आंसर लिखा था यूपीएससी के लिए, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एस्पिरेंट का अपना एक जर्नी होता है, जो शुरू होता है कहीं यहाँ 0 से और बढ़ते 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 कहीं आगे रैंक 1 तक पहुँच जाता है, कोई रैंक 5 तक पहुँच जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क एवरी डे ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, और मिस गाइडेंस को अपने आसपास से हटाना होगा। नो मैटर कि आप कितने पढ़ने में तेज हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, अगर आपके आसपास नेगेटिव एलिमेंट है और मिस गाइडेंस है, यू विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, मार्क माई वर्ड। थैंक यू वेरी मच।